आज मैं जिस उपन्यास की बात करने जा रही हूँ उसका नाम है अस्थि फूल। आपको शायद दिख रहा होगा ये उपन्यास अस्थि फूल। लेखिका है अल्पना मिश्रा जी। अल्पना मिश्रा जी दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले बार बार वो हंस पत्रिका में छप चुकी हैं। उनके अनेक कहानी संग्रह एवं उपन्यास आ चुके हैं। इनका एक उपन्यास इससे पहले आ चुका है, अनिवार्य तलछट में चमक। ये उपन्यास अस्थि फूल पढ़कर आपको कहीं नहीं लगेगा कि एक नवेदित लेखिका का उपन्यास है। भाषा के दृश्य से, भाव के दृश्य से, कथावस्तु की दृश्य से, कथावस्तु इतनी गहनता से बुनी गई कि आप बस उसमें बहते जाते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि झारखंड और राजस्थान है, और चूँकि लेखिका इन दोनों स्थान पर रह चुकी, झारखंड की जन्मभूमि है और राजस्थान में भी उनका निवास रहा है, इसलिए कथा बिल्कुल यथार्थ है, अब विश्वसनीय है कथा, और स्पष्टता यथार्थ प्रतीत होती है वो। इस कथा में लोकगीतों का, स्थानीय कथाओं का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए कथा में और भी विश्वसनीयता बढ़ती है और उसकी रोचकता भी बढ़ती है। कहानी यद्यपि नारीवादी है, लेकिन ऐसा नहीं कि लेखिका नारीवाद का प्रचार कर रही है। वास्तव में नारी की कथा को, उसकी समस्या को, पीड़ा को इस कथा में उठाया गया है। कहानी झारखंड से प्रारंभ होती है। झारखंड आदिवासियों की भूमि, जहाँ पर सदियों से उनका अत्याचार, उनका शोषण होता रहा, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी। अभी तो झारखंड एक राज्य है, लेकिन ये कथा उस पृष्ठभूमि की है जब झारखंड की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। शिबू सोरेन जैसे नेता उसका आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिनको दिखाया गया है इस कथा में, इस उपन्यास। यद्यपि उनका नाम नहीं लिया गया है, उनको गुरु जी के नाम संबोधित किया गया है, लेकिन कथा स्पष्ट है किसकी कथा है ये। तो वैसे में दूसरी तरफ दिकू है। दिकू यानी सरकार, जो इन आदिवासियों से जंगल से लकड़ी, औषधि पत्ते आदि लेने का अधिकार छीन लेते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। और ये गरीब आदिवासियों के पास कोई कार्य नहीं रहता। इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी है यहाँ के लोगों में, तो उनके पास उपाय नहीं है। इन आदिवासियों को पकड़ के जेलों में डाल दिया जाता है, और इसलिए वो आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है तो आगे मैं चर्चा करूँगी उपन्यास में। तो इस गरीब भूमि में, जहाँ लोग इतने गरीब हैं, जहाँ लोग को अपने खाने की स्थिति नहीं है, अपने परिवार को खिलाने की स्थिति, इतनी गरीबी में वहाँ लड़कियाँ बेची जाती हैं। कहानी है सुंदरी की, इनारा जो दोनों बहनें हैं, पलाश है, पिंकी है, गणेश, ऐसे अनेक स्त्रियों की कहानी है। कहानी है भ्रूण हत्या की, कहानी है स्त्री ट्रैफिकिंग की, कहानी है स्त्री के कोख की बिक्री की। राजस्थान, जहाँ पे स्त्रियों की कमी हो रही है, जहाँ पे लोग अपनी घर में पत्नी के लिए झारखंड जैसे गरीब इलाके से लड़कियों को खरीदते हैं। तो इसमें कहानी है इनारा की और सुंदरी की, जिसको राजस्थान के 4 भाई खरीदते हैं, जिसको मोल की बहू कहा जाता है, राजस्थान में आम परंपरा है। वहाँ पे उसको खरीद के ले जाया जाता है। 14 साल की बच्ची है जो 4 भाइयों की यौन दासी बनती है। 4 पत्नी तो अब नहीं कहेंगे उसको, और चारों भाइयों के अलावा उसका पिता भी उनका यौन रूप में प्रयोग करता है, क्योंकि वो खरीद के लाए हैं, उनको उस पैसे की कीमत वसूल करनी। इसलिए एक वस्तु है जिसकी कीमत उनको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने उसको खरीदा है। 14 साल के बच्ची पे जो यौन शोषण होता है, इतनी क्रूरता से यौन शोषण होता है कि अब अवर्णनीय है, दिल को पीड़ित करने वाला, मर्मांतक है। ये 14 साल की बच्ची भागने का प्रयास करती है, लेकिन पकड़ी जाती है, और फिर उसके बाद उसको जंजीरों में डाल के इस क्रूरता से उस पर और अत्याचार किया जाता है। उसका यहाँ वर्णन है। दूसरी तरफ कथा है पलाश की। पलाश जैसी अनेक लड़कियां हैं जो जिनको एजेंसियां खरीद कर, क्योंकि गरीब लड़कियां हैं, इनको ये राज दे के लाया जाता है कि दिल्ली में को काम दिया जाएगा, वो पैसा कमाएंगे, और पैसा फिर घरों को भेज के घर के खर्च भी चलेंगे। तो ये पलाश जैसी लड़कियों को एजेंसियां खरीद के लाती हैं, लुभा के लाती हैं, उनके परिवारों के माध्यम से लाती है, पहुँच के लाती हैं। परिवार भी राजी है, उनको लगता है कि लड़कियाँ जाएंगी, कमाएंगी और वहाँ से धन भेजेंगे और घर का खर्च चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े परिवार हैं। तो लाई जाती है। पहले तो ये एजेंसियाँ शोषण करती हैं महीनों इन लड़कियों का। सिर्फ पलाश नहीं, पलाश अनेक लड़कियाँ हैं, पलाश से एक मुख्य पात्र हुई, उसको शोषण करती पहले एजेंसियाँ, और उसके बाद इनको घरों में बेच दिया जाता है गृह कार्य के हेतु। वहाँ पे इतना शोषण होता है, घर की मालकिन जो खरीद के लाती सुबह के शोषण करेगी। ये 13-14 साल की बच्ची पलाश पे इतना शोषण होता है कि एक दिन वो घर से भाग जाती है। पर दुर्भाग्य देखिए कि भाग करके उसको एक चौकीदार उसको, छोटी सी बच्ची को बहलाता है, उसके अच्छे नाम पर, घर भेजने के नाम पर उसको अपने घर ले जाता है, और महीनों तक रख कर यौन शोषण करता है, छोटी सी बच्ची। और उस यौन शोषण का जो चित्रण किया गया है, इतना दर्दनाक है, इतना कुत्सित है
कि आपको उसको, अगर आपने वो सीन पढ़ लिया तो आप रातों को नहीं सो पाएंगे। कि स्त्री की दशा, भारत में क्या भाषा इतनी पूर्ण है, शैली इतनी पूर्ण है ना, कि आज जो सरल हिंदी के नाम पे जो चलता हो हिंदी में उपन्यास लिखे जा रहे हैं, उन पर एक चुनौती है उपन्यास, कि हमको सीख लेनी चाहिए कि अब अच्छी भाषा शैली में अच्छे ढंग से अच्छे विषय उठाया जा सकता है। क्यों चलता हो भाषा में, चलता हो कहानियों के लिए उपन्यास नहीं लिखे जाने चाहिए। तो पलाश में कितने वो चौकीदार भी उसको 1 महीने रखता है, फिर अगला बेच देता है, अगला बेच देता है, फिर वो कई हाथों से बिकते बिकते यहाँ वहाँ, अंत में वो एक वकील के घर आती है, और वकील जो उसको अपने घर में शरण देती है, और अंतिम में उसका वो केस करती है और वो जीतती भी है, और फिर अंततः उसको नारी निकेतन में भेज दिया जाता है। अब नारी निकेतन में भेजने के बाद सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कहा तो उसको ही जाता है उसको घर भेजा जाएगा, लेकिन इन नारी निकेतन में सरकारी जो स्थान है वहाँ पर भी इतने कागज होते हैं बनाने के लिए कि इनारा का बाप भी आता है लेने के लिए अपनी बेटी को, लेकिन इतने कागज बनाने हैं कि वो गरीब लोग बना नहीं पाते हैं, और अंतिम में समाज के ये लुटेरे ही विभिन्न भेष बदल के इन लड़कियों को छुड़ा के ले आने के लिए आ जाते हैं। वहाँ पर नेपाल की, बिहार की अनेक गरीब लड़कियाँ वहाँ पर हैं, जिनको इसी तरह तो नारी निकेतन में या इन्हीं तरह से शोषण किया जाता है। तो सरकारी व्यवस्था भी ऐसी, कितने कागज हैं कि उतने कागज ला ही नहीं सकता उसका अनपढ़ गरीब बाप कि अपनी बेटी को छुड़ा भी सके। और इसमें संतोष, राजस्थान के पृष्ठभूमि में संतोष, संध्या, पद्मा जैसी अनेक ऐसी लड़की स्त्रियां भी दिखाई गई हैं जो इनके संघर्ष की लड़ाई लड़ती हैं, जिनको उसे छुड़ाने का प्रयास करती हैं। कहानी है, कहानी के पृष्ठभूमि है झारखंड की आज़ादी की लड़ाई। नेता वर्ग जो लड़ाई लड़ रहा है, नक्सलवाद, लड़ाई तो जनता के माध्यम से लड़ा है ना, जिनको नक्सलवादी कहा जाता है, जिनको पकड़ लिया जाता है, जिनको जेलों में भरा जाता है। नेता तो मलाई ही खाता है, ठीक है। बीजू और चंदा जो इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करते हैं कि एक दिन हमारा झारखंड आज़ाद होगा, हमें अधिकार होंगे, बीजू चंदा को नक्सलवादी घोषित करके किस तरह सरकारों की नीति है इन नक्सलवादों को, आज़ादी की लड़ाई को, अधिकारों की लड़ाई को नक्सलवाद घोषित कर देना। उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और मारा जाता है। चंदा को मार देती है पुलिस, बीजू की पत्नी चंदा उसको मार देती है। मणिमाला बहन जी जो वहाँ पर अध्यापिका है, जो इनकी लड़ाई लड़ना चाहती हैं, उनको भी पुलिस जो है नक्सलवाद घोषित करती है और भयंकर अत्याचार करती है। और जब ये झारखंड राज्य बनता है तो सारी मलाई नेता लोग, शिबू सोरेन जैसे नेता जो लोग खा जाते हैं। शिबू सोरेन जो वहाँ पे ये सबको पता है, वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। किस तरह 1993 में वो सांसद घोटाले, संसद की खरीद बिक्री में आते हैं, करोड़ों रुपए में वो कांग्रेस को अपना वोट देते हैं, और वोट किस तरह संसद में उड़ाए जाते हैं। तो इस खरीद फरोख्त में वो आते हैं, मतलब करोड़ों रुपए बिक रहा है। और वो झारखंड अभी भी झारखंड ही है, वहाँ के लोग ऐसे ही गरीब गरीब हैं। और शिबू सोरेन पे आरोप है अपने सेक्रेटरी को मारने का, क्योंकि वो अपने उसमें हिस्सा मांग रहा था उस कमाई में, और वो उसको देना नहीं चाह रहे थे। और अब अभी ये उपन्यास आज में और भी सार्थक है, क्योंकि इस वक्त हेमंत सोरेन पे जो केस चल रहा है, उनके घर में पैदल ला के गाड़ी, रांची की महंगी ज़मीनों पर उनका कब्जा है ना, ईडी का उन पर घेरा चल रहा, किस तरह ईडी बदतर अंतिम ईडी उनको पकड़ के ले गई जेल में। और ईडी में जाने से पहले भी वो अपनी सत्ता किसको देना चाहते, अपनी पत्नी को, अंततः उनके भाई को मिली। यानी ये जो लुटेरे, जो उन्हीं आदिवासियों में से लुटेरे जो गद्दी प्राप्त करते हैं, वो लुटेरा फिर परिवारवाद चल जाता, परिवार के साथ चला जाता, मतलब इन गरीब आदिवासियों को कुछ भी मिलने वाला नहीं, सब कुछ इनके हाथ में ही जाने वाला है। तो साफ सी बात है। तो और दूसरी तरफ तो अभी तो बिल्कुल सार्थक सी चीज़ है आदिवासी, लेकिन समझ में नहीं आता कोई जनता कितनी मूर्ख है। वो इतनी आदिवासी इतने पिछड़े हैं, उनको लगता है कि हमारे आदिवासी नेता ही हम पे न्याय कर सकता है, लेकिन आदिवासी नेता जब वहाँ से निकलता है ना तो आदिवासी नहीं रह जाता है। एनिमल फार्म नावल यहाँ पे सिद्ध होता है कि सत्ता जिसके हाथ में आती है ना, वो सत्ता के सिर्फ मलाई ही खाता है। उसके लिए फिर वो पिछले दुख दर्द भूल जाते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन जैसे नेता या इनकी आने वाली पीढ़ियाँ उसे लूटने के लिए हैं। आदिवासी तो जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, लेकिन जनता की, जो आदिवासी जनता है, कभी भी इन चीज़ों को समझ नहीं पाती है, और कभी भी वो इसे सबक नहीं ले पाती है, और कभी भी सुधार नहीं कर पाती है। अगर वो सबक ले, सुधार ले और सही नेताओं का चयन करे तो शायद थोड़ा बदलाव आए, लेकिन होता नहीं है। आदिवासी के नाम पे ये नेता गद्दी पाते रहते हैं, आदिवासी उन्हीं को चुनते रहते हैं। जैसे जाति के नाम पे कुछ नेता गद्दी पाते रहते हैं, रामविलास मौर्य और क्या कहते हैं, अनेक नेता, मैं नाम कहाँ क्या कर लूँगी, कि उनको वो अपने वर्ग का वोट लेते रहते हैं, लेकिन उनकी भलाई के लिए कुछ नहीं करते। अपने पारिवारिक, स्वामी प्रसाद मौर्य, अब देखिए उनकी परिवार की क्या मलाई कट रही है, चाहे यादव के वोट के नाम पे समाजवादी पार्टी है, चाहे मायावती जी थी, है ना, लेकिन वो जनता जो वहाँ पे वहीं पे
द्वितीय उपन्यास बहुत ही सुंदर उपन्यास है। लेखक का पहला द्वितीय उपन्यास है, लेकिन इतना इतना गहन है कि उसको हर किसी को पढ़ना चाहिए, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि लेखिका आगे भी ऐसे बहुत ही सुंदर प्रयास करेंगी, क्योंकि इनमें बहुत ही प्रतिभा है। और ऐसे उपन्यास जो समाज के सत्य को हमारे सामने ला रहे हैं, राजनीतिक सत्य भी, ऐतिहासिक सत्य भी, और इस तरीके से सामाजिक सत्य भी, तो ये काफ़ी प्रेरक भी हैं, काफ़ी शिक्षाप्रद भी हैं, और समाज के बदलने में नई पीढ़ी को शायद जागरूक करने वाले हैं। तो ऐसे उपन्यास पढ़े जाने चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको पढ़िए, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बना सकूं पुस्तकों के, ताकि जो हर कोई व्यक्ति तो पुस्तक नहीं पढ़ता, उसको अच्छी पुस्तकों का ज्ञान मिल सके और उस पुस्तकों को पढ़ सके। तो धन्यवाद, नमस्कार, आगे फिर मिलिए।